शुक्रिया। सम्माननीय रोहिणी अग्रवाल जी, हेमलता माहेश्वर जी, प्रिया वर्मा जी, पूनम अरोड़ा जी, सामने बैठे कवि श्रेष्ठ देवी प्रसाद मिश्र जी, नवल शुक्ल जी और गिरिराज किराडू जी और मेरे वय के और मेरे ढेर सारे समकालीन मित्र और कवि। मुझे देखकर आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि मुझ जैसे युवा आलोचक समीक्षक के लिए ये विषय साहित्य में स्त्री और स्त्री का साहित्य ये कुछ अतिरिक्त तो बड़ा है। इसका भार उठाना मेरे बस का नहीं है, तो मैं इसे सोच रहा हूँ कि अपने लिए थोड़ा और छोटा कर लूँ। ऐसा कर सकते हैं कि इसे कहें स्त्री की कविता और कविता में स्त्री। अब भी शायद कुछ अतिरिक्त बड़ा है। आधुनिक स्त्री और आधुनिक स्त्री की कविता, यह भी हो सकता है। लेकिन अगर आधुनिक स्त्री की कविता और आधुनिक स्त्री में कविता यह भी विषय लेते हैं तो इसे भी 15 मिनट में इस पर बातचीत कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए 15 मिनट के लिए मैं एक विषय चुनता हूँ, समकालीन स्त्री कविता और समकालीन कविता में स्त्री। शायद ये विषय ज़्यादा ठीक होगा, जिस पर हम 15 मिनट में न्याय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यह कह रहा हूँ कि समकालीन स्त्री की कविता और समकालीन कविता में स्त्री, तो मैं जो समझ पा रहा हूँ उसका शायद मतलब यह है कि समकालीन कविता स्त्री को कैसे देखती है और खुद स्त्री अपने समय को और खुद को कैसे देखती है, साहित्य के भीतर उसे कैसे देखा जा रहा है और स्त्री खुद को कैसे देख रही है। क्या इसके बीच कोई विरोध है? मुझे लगता है विरोध नहीं है, लेकिन इसके भीतर गहरे अंतराल हैं, वर्चस्व की गहरी खाइयां हैं और चुप्पियां हैं जिसे देखे जाने की जरूरत है। अब प्रश्न यह है कि कोई पुरुष कविता में स्त्री को कैसे देखता है और स्त्री अपनी कविता में खुद को कैसे देखती है और पुरुष को कैसे देखती है। मेरी समझ से जब कोई पुरुष कविता में स्त्री को देख रहा होता है तो अपनी कामनाओं की नज़र में देख रहा होता है, उसके प्रति उसके जो डिजायर्स हैं उसके आलोक में उसे देख रहा होता है और अपने डिजायर्स को अपनी कामनाओं के आलोक में देखी गई स्त्री को एक सार्वभौमिक स्त्री की तरह स्थापित कर देता है। इस तरह से उसकी कामनाएं ही एक सच्चाई की तरह और वास्तविकता की तरह स्थापित हो जाती है। लेकिन जब स्त्री अपनी कामनाओं के आलोक में खुद को देखती है और दुनिया को देखती है, या वो बेसिकली अपनी कामनाओं के आलोक में सबसे पहले खुद को ही समझने की कोशिश करती है, उसके बाद इस दुनिया को समझने की कोशिश करती है और सारी दिक्कतें यहीं से खड़ी होती हैं। जब तक पुरुष अपनी कामनाओं की दुनिया को स्थापित किए रहता है और उसकी सार्वभौमिकता को कोई चुनौती नहीं मिलती, तब तक सब कुछ व्यवस्थित है, सारी संरचना व्यवस्थित है, कहीं कोई दुविधा नहीं है, सारी सच्चाइयाँ अटल हैं। लेकिन स्त्री की कामनाएं जैसे पैदा होती हैं और उन कामनाओं के आलोक में वो खुद को देखना शुरू करती है, खुद को अभिव्यक्त करना शुरू करती है, तो यहाँ से हलचल पैदा होती है। वो हलचल कविता के भीतर होती है, साहित्य के अन्यान्य विधाओं के भीतर होती है। उसकी कामनाओं के स्फुरण मात्र से लाइब्रेरीज की किताबें उसक पुसक करने लगती हैं और शब्द अपनी अर्थ छवियाँ बदलने लगते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरा जो ज्ञान का विमर्श है, ज्ञान का संसार है, वो मूलतः पुरुषों की कामनाओं का ही सार्वभौमिकरण है, उसी की स्थापना है, उसी का जस्टिफिकेशन है, तो शायद थोड़ा संशय हो कि ज्ञान में भी क्या स्त्री पुरुष जैसा कोई विभेद है। जाहिर है यह है, और
और यह ज्ञान, इसी ज्ञान के दम पर ही पुरुष आधी आबादी पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। जैसे ही स्त्रियों ने इसे चुनौती देना शुरू किया कि हर ज्ञान या ज्ञान की ढेर सारी फैकल्टीज समाज के किसी हिस्से द्वारा और बाकी हिस्सों पर वर्चस्व की स्थापना मात्र है, जैसे स्त्रियों ने ये कहना शुरू किया तो ज्ञान की तमाम फैकल्टीज में हलचल शुरू हुई। सिर्फ ह्यूमैनिटीज में ही नहीं बल्कि साइंस के भी तमाम फैकल्टीज में हलचल शुरू हुई, उस पर बातचीत शुरू हुई। इसका एक कारण तो यह है कि पूरी दुनिया में स्त्रियों का दबाव बढ़ना शुरू हुआ ज्ञान के तमाम फैकल्टीज पर। लेकिन शायद एक दूसरी सच्चाई भी है कि ये जो सभ्यता है, जो पुरुष की कामनाओं का ही विस्तार है और जहां पहुंच चुकी है, अब उसके पास कोई भविष्य नहीं है, उसके पास कोई वास्तविक आत्म जिज्ञासा बची ही नहीं है और ना ही कोई वास्तविक स्वप्न बचा है। इसलिए वो स्त्री के अंतरलोक की तरफ झांकने की कोशिश कर रहा है। शायद स्त्री का अंतरलोक ही है जो उसे किसी नई दिशा में ले जा सकता है, कोई स्वप्न पैदा कर सकता है। तो इस पूरी बातचीत को समकालीन कविता पर ले आए और ये समझने की कोशिश करें कि अब दो चीज़ें कि अगर हम समकालीन कविता के भीतर स्त्री को कैसे देखा गया है, इस पर बातचीत करने लगेंगे, ये भी बात संभव नहीं है। इसलिए मैं समझने की यह कोशिश कर रहा हूँ कि समकालीन कविता में स्त्री ने खुद को कैसे देखा है, मतलब कि उसकी कामनाओं में कैसे बदलाव आया है, उसमें कैसे विस्तार हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हिंदी कविता के भीतर जो स्त्रियां आती हैं 90 के आसपास, 87-88 के आसपास, उनकी कामनाएं क्या हैं? वो इस लोकतंत्र के भीतर एक नागरिक का अधिकार चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हमें बराबर माना जाए, हमें एक नागरिक की तरह ट्रीट किया जाए। और लोकतंत्र के भीतर तो तरह तरह की स्पेसेस हैं, जगहें हैं, वहाँ हमारी भी उपस्थिति हो। जैसे कुछ कवियों का नाम गिने, एक तो अनेक दलित कवित्रियाँ आएंगी इसमें, इसके अलावा कात्यायनी, सुभा, निर्मला पुत्तुल, नीलेश रघुवंशी और ढेर सारी कविताएं। इनकी कामना क्या है? इनकी कामना है इस लोकतंत्र के भीतर बराबरी का हक और एक नागरिक का अधिकार हासिल करना। इसमें ये बहुत इनकी भाषा बहुत उन्मुक्त है, इन सब की भाषा बहुत उन्मुक्त है, बहुत तार्किक है, बहुत प्रभावी है और व्यंग्य से पूर्ण है। ये पहली धारा थी समकालीन कविता में कवित्रियों की जिन्होंने स्त्री कविता को अनुपेक्षणीय बना दिया, इन्होंने स्थापित किया और पूरी आलोचना और हिंदी साहित्य को उन्हें जगह देनी पड़ी। ये पहला परिसर था समकालीन कविता में स्त्री कविता का। लेकिन फिर प्रश्न यह पैदा होता था कि भाई स्त्री है, उसे इस लोकतंत्र में अपने हक चाहिए, लेकिन अंततः स्त्री क्या है, स्त्री है क्या? और जब तक स्त्री खुद को नहीं पहचानती कि वो क्या है, तब तक ये अधिकारों के मांग टिकने वाले कितनी देर हैं, या ये आंदोलन कितनी देर तक, कितनी दूर तक जाने वाला है और कितनी देर तक टिकने वाला है। तो एक दूसरा डिपार्चर दिखता है कि स्त्रियां खुद को संस्कृति के भीतर जो उपेक्षित संदर्भ है, लोक के भीतर जो उपेक्षित संदर्भ है, जो चुप्पियां हैं, जो कतरनी हैं, जो अंतराल है इस संस्कृति के भीतर, वहां से स्त्री की पहचानों की रचना करती है। स्त्री का एक आकार बनाने की कोशिश करती हैं कि स्त्री क्या है। और इस डिपार्चर पॉइंट पर सबसे बड़ी जो कवित्री हैं जो ये करती हैं वो है अनामिका। वो पहली बार स्त्री के पहचान की खोज करती है, लोकतंत्र, राजनीतिक और सामाजिक संरचना के भीतर नहीं, बल्कि साहित्य के भीतर, लोक स्मृतियों के भीतर,
जनश्रुतियों के भीतर, चुप्पियों और अंतरालों के भीतर से इसे रचने की कोशिश करती है। और सांस्कृतिक कतरनों से बनी हुई जो स्त्री है, उनके यहाँ उसके केंद्र में है मातृत्व। मतलब ये जो स्त्री गढ़ रही है अनामिका, उसके केंद्र में है मातृत्व। लेकिन यहाँ एक दिक्कत पैदा होती है, उस मातृत्व के आसपास की जो संरचना है मर्दवादी, उनकी कविता में कहीं कहीं आप देखें तो ये जस्टिफाई होने लगता है। उसमें दादियाँ हैं, मौसियाँ हैं, चाचियाँ हैं, उनके आसपास की एक स्त्री सामुदायिकता है, लेकिन मर्दवादी बोध और संरचना उसमें बहुत गहराई से खुली हुई है। यह करते हुए अनामिका की कविता में ये पूरी संरचना ही जस्टिफाई होने लगती है। एक तीसरा डिपार्चर सविता सिंह पैदा करती है, और वह क्या था कि स्त्री की पहचान राजनीतिक संरचना के भीतर, लोकतंत्र के भीतर खोजना एक है, उसकी अपनी पहचान को संस्कृति के भीतर और लोक स्मृतियों, जनश्रुतियों के भीतर खोजना और रचना एक है। लेकिन स्त्री के पहचान का एक और दायरा है, उसकी अपनी कामनाएं, उसकी अपनी इच्छाएं, उसके अपने अवचेतन का अंधकार, उसका अपना त्रास। यह तीसरा डिपार्चर सविता सिंह ने उपस्थित किया कविता के भीतर। उन्होंने एक बहुत बड़ी जमीन को, जिसमें कोई स्त्री जीती है लगातार, जिसे अभिव्यक्त करना मुश्किल है, जिसके लिए कोई बनी बनाई भाषा नहीं है, उसे खोजने की कोशिश की। अब 2010 के आसपास आए, मैं इसे क्रम से भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कविताएं इसी क्रम में करीब करीब आती हैं। 2010 के आसपास आप आए तो जो युवा कवित्रियां हैं वो एक नया और नई बात जोड़ती है। अब तक की पूरी स्त्री कविता में आप देखें तो स्त्री को एक समूह की तरह ट्रीट किया जाता है, वो इंडिविजुअल नहीं है। पूरी कविता में सविता सिंह की कविता तक स्त्री इंडिविजुअल नहीं है, वो समूह है। उसके दर्द, उसकी उपेक्षा, पीड़ा सब कुछ सामूहिक है। 2010 के आसपास जो कवित्रियां आती हैं वो पहली बार स्त्री को एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करती है, एक व्यक्ति की तरह देखती है। वह स्त्री जो समूह होने के साथ साथ व्यक्ति भी है, ऑफिस जाती है, बॉस के साथ अपमानित होती है, सफल है, असफल है, उसके ढेर सारे प्रेम संबंध हैं उलझे हुए, उसका उलझा हुआ उसका व्यक्तिगत मनोविज्ञान है, यह सारा संदर्भ खुलता है। जो युवा कवित्रियां हैं, आप ढेर सारे नाम लेना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन वो ये एक नया भूगोल स्त्री के जीवन का जोड़ती है जो 2010 के आसपास हुआ। अब एक चीज और है जो कवित्रियों ने किया, मैं बहुत दौड़ते हुए ढंग से इन बातों को कह रहा हूं ताकि मैं अपनी बात कह लूं। स्त्रियों, जो स्त्री 2000 के आसपास आ रही है, या इवन आप अनामिका और सविता सिंह तक ले जाएं, उसके पहले की प्रेम कविताओं को देखें और स्त्रियों की प्रेम कविताओं को देखें। एक नई बात, एक नई दृष्टि घटित होती है। उसके पहले की पूरी प्रेम कविता को स्त्रियां प्रतिबद्धता और बराबरी के एक तनाव बिंदु पर ले आती हैं। उसके पहले की पूरी कविता प्रेम में प्रतिबद्धता और समर्पण को स्थापित करता है, लेकिन जैसे ही स्त्रियां आती हैं उसमें एक नई बहस जोड़ती है, प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ बराबरी का। और देखें कि पूरी कविताएं अपने अंतर्वस्तु में बदलने लगती हैं। 2000 के बाद जितनी कवित्रियां लिख रही हैं और उनकी बहुसंख्यक प्रेम कविताएं आप उठाकर देख लें, वो प्रेम कविताएं उसके पहले की प्रेम कविताओं से बहुत अलग है। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। प्रेम को नए तरह से परिभाषित करना, उसे इस नई जमीन से देखना, एक मतलब ऐसी बात थी जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए। एक और चीज घटित होता है,
जो ये कवित्रियाँ करती हैं। एक बार पूरी हिंदी कविता में प्रकृति कहाँ कहाँ आती है और कैसे आती है, इस पर आप नज़र डालें तो आपको ये लगेगा कि 8वें दशक के बाद कविता में प्राकृतिक दृश्य लगभग अनुपस्थित है। आप याद कीजिए 9वें दशक के कवियों का कोई प्राकृतिक बिंब याद कीजिए, कोई 4 बिंब नहीं याद आएंगे, है नहीं। वो सारे बिंब जो आपको याद आएंगे 8वें दशक के कवियों में याद आएंगे। स्त्री कवियों के भीतर से पहली बार मनुष्य और प्रकृति के साहचर्य की एक पुनर्खोज होती है। मैं पुनर्खोज कह रहा हूँ, पुनर्खोज इसलिए कह रहा हूँ कि मनुष्य और प्रकृति का साहचर्य आपको नई कविता में भी मिल जाएगा, 8वें दशक की भी कविता में मिल जाएगा, उसके पहले भी मिल जाएगा, लेकिन ये दूसरे तरह का, एक अलहदा तरह का साहचर्य है। नई कविता में इस मनुष्य और प्रकृति का जो साहचर्य है वो इतिहास बाह्य है, समाज बाह्य है। जब आप उन प्राकृतिक दृश्यों को पढ़ते हैं तो आपको समाज में जो गैर बराबरी है, जो सामाजिक संरचना में तरह तरह का दमन है, वो याद नहीं आता। लेकिन आप गौर से एक बार जो आदिवासी कवित्रियाँ आ रही हैं, चाहे वो जसिंता हो, चाहे वो पूनम वासम हो, या वो ढेर सारी कवित्रियाँ उठाकर आप देख लें तो पता चलेगा कि मनुष्य और प्रकृति के साहचर्य की एक कोई नई जमीन है, जहाँ जहाँ उसका बिंब जितना गहरा है, उसकी अनुभूति जितनी गहरी है, उतनी ही गहरी है साम्राज्यवादी बूटों की धमक, उतनी ही गहरी है उदारवाद के हाथों उजाड़ी जाती हुई एक दुनिया। ये एक नई चीज़ है जो हिंदी समाज स्त्री कविता से प्रकृति को डील करने का एक तरीका सीख सकता है। दलित स्त्री कविता को देखें, जब तक दलित स्त्री कविता नहीं आई थी, मतलब दलित स्त्री लेखन नहीं आया था, सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, बनाई बनाई धारणाएं थी। लेकिन जैसे ही दलित स्त्री कविता आती है, कास्ट और जेंडर की पूरी समझ ही दुविधाग्रस्त होने लगती है, उलझने लगती है, उसके नए रास्ते खुलते हैं। ये कोई सामान्य घटना परिघटना नहीं थी, ऐसी घटना थी जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए बार बार, जिसे याद किया जाना चाहिए। अब एक और चीज़ को याद करें, क्या नया जोड़ा स्त्री कविता ने, मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 90 के बाद आप कविता को देखें, हिंदी कविता को, तो 90 के आसपास गाँव को लेकर और लोक को लेकर बड़ा गहरा मोह पैदा होता है। 9वें दशक की कवियों में बड़ा गहरा मोह है, उन्हें घर याद आ रहा है टूटता हुआ, उन्हें गांव और पेड़ और खेत याद आ रहे हैं। जितनी तेजी से वैश्विक पूंजी गांवों को और लोक को उधेड़ रही है, उतनी ही तेजी से गांव और लोक याद आ रहे हैं कवियों के। मैंने इसे देखने की कोशिश की कि क्या ये कोई सार्वभौमिक तरह का अनुभव है, लोक और गांव के प्रति यह आकर्षण, तो मैंने देखा ऐसा नहीं है। जिन कवियों में लोक और गांव के प्रति आकर्षण था, मैंने देखा कि वह मूलतः अपर कास्ट पुरुष है, सवर्ण पुरुष। दलित कवियों में गांव के प्रति कोई आकर्षण आपको नहीं मिलेगा, लोक के प्रति कोई आकर्षण नहीं मिलेगा, स्त्रियों में नहीं मिलेगा, कारण कि वो तो उन्हें याद करना उनके लिए बेहद ट्रॉमेटिक है। वो किसी दलित को, किसी स्त्री को गांव और लोक नहीं याद आएगा, उसे आएगा जिसको वहाँ सुविधाएं हैं, जिसका जीवन शहर की अपेक्षा वहाँ थोड़ा ज़्यादा सुखद है और शहर में आ गया है तो गांव याद कर सकता है, कोई दलित और स्त्री नहीं। लेकिन इन दोनों से एक चीज छूट रही थी, जो लोककामी किस्म के और लोकवादी कवि थे 9वें दशक के, उनसे वहाँ की वास्तविक सामाजिक संरचना छूट रही थी, वहाँ का सामाजिक यथार्थ छूट रहा था। जो दलित कवि और स्त्री कवि थे, वहाँ ग्रामीण समाजों की सामुदायिकता, वहाँ की पारस्परिकता छूट रही थी। स्त्री कविता के भीतर से एक तीसरी धारा फूटती है, वो तीसरी धारा है लोक
और गांवों के क्रिटिकल एप्रिसिएशंस का, जो वहाँ की पारस्परिकता को, वहाँ की सामुदायिकता को, प्रकृति और मनुष्य के साहचर्य को, श्रम को देख रही है, लेकिन उस सामाजिक यथार्थ को भी देख रही है। अगर आप उठाकर रूपम मिश्रा और अनुपम सिंह की कविताएं देखें तो आपको ये बात पता चलेगी, कोई नई धारा है, कोई नई जमीन है जो स्त्री कविता में जुड़ रही है, जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए। तो बस दो बातें और स्त्री कविता के संदर्भ में। एक चीज़ जो मुझे स्त्री कविता में बढ़ती हुई अभी दिखाई पड़ती है वो ये है कि अपने सेक्सुअलिटी को ठीक तरह से एक कहने की कोशिश, समझने की और उसे अभिव्यक्त करने की कोशिश, ये बेहद ज़रूरी बिंदु है, क्योंकि सबसे दमित बिंदु स्त्री का शायद वही है जिसे वो कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन कभी समझने की कोशिश कर रही है कि स्त्री कविता में स्त्री अपने देह को कैसे देख रही है, वो देह कैसी है। कहीं वो मीडिया द्वारा या पुरुषों द्वारा ऑब्जेक्टिफाइड बॉडी ही तो नहीं है, वो आदर्श देह ही नहीं है। मतलब स्त्रियां मोटी होती हैं, पतली होती हैं, जितने तरह के पुरुष होते हैं उतनी तरह की स्त्रियां होती हैं, लेकिन कविता के भीतर स्त्रियां उस देह को कैसे रच रही हैं, तो पता चलता है कि इसकी कोशिश बहुत कम है। शायद इस दिशा में भी बात जाए। एक और कमी है स्त्री कविता में कि उसके पास कोई विश्वदृष्टि शायद उतनी गहरी नहीं है।